नमस्ते और स्वागत है आज की हमारी इस खास चर्चा में। नमस्ते। आज हम सीधे एक बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत में जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, और इसमें ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे जो बड़े पॉपुलर ऐप्स थे वो सब शामिल हैं। ये सब हुआ है अगस्त 2025 में पास हुए ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के तहत। बिल्कुल। और इस उथल-पुथल को समझने के लिए हमने कई स्रोतों को देखा है, जैसे रॉयटर्स है, बीबीसी, द इकोनॉमिस्ट। हाँ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अल जजीरा भी काफी कवरेज है। जी बिल्कुल। ये रिपोर्ट्स हमें इसके अलग-अलग पहलू समझने में मदद करेंगी। तो हमारा इरादा साफ है, समझना कि भाई ये बैन लगा क्यों, इसका तुरंत असर क्या हुआ है, खासकर इन बड़ी ऐप्स पर, और अब आगे क्या। सही कहा। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा उद्योग, लाखों लोग जुड़े थे, अरबों रुपए का लेन देन, और वो लगभग कह सकते हैं रातों रात रुक सा गया। हाँ, और सरकार का जो दावा है वो भी चौंकाने वाला है कि करीब 45 करोड़ भारतीय इन गेम से नेगेटिव तरीके से प्रभावित थे। 45 करोड़। जी, और 200 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, ऐसा उनका कहना है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले ये जो नया कानून है, ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025, ये असल में है क्या? कौन-कौन से गेम्स आते हैं इसके दायरे में? देखिए, बुनियादी तौर पर ये कानून किसी भी ऐसे ऑनलाइन ऐप या प्लेटफॉर्म पर रोक लगाता है जहां पैसे का लेन देन हो रहा हो गेम खेलने के लिए। किसी भी तरह का पैसा? हाँ बिल्कुल। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स तो है ही, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, लेकिन साथ में रमी, पोकर और दूसरे भी कार्ड गेम्स जहां पैसा लगता है, वो सब शामिल है। अच्छा। और सबसे अहम बात यह है कि ये प्रतिबंध किसी एक राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू है, एक साथ। पूरे देश में? इसका मतलब वो राज्य भी जहां पहले शायद कुछ छूट थी या अलग नियम थे? हाँ बिल्कुल। पहले कुछ राज्यों ने अपने नियम बनाए थे गेम ऑफ स्किल वगैरह के आधार पर, लेकिन ये नया केंद्रीय कानून उन सभी राज्य स्तरीय नियमों को ओवरराइड करता है। अब पूरे देश के लिए एक ही नियम है। और अगर कोई इसे नहीं मानता, इस नियम को तोड़ता है, तो सजा क्या है? सजा काफी सख्त रखी गई है। भारी जुर्माना तो है ही, साथ में 5 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। 5 साल जेल? मतलब ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ। जी हाँ, ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और दिलचस्प पहलू है इसमें। वो क्या? बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। मतलब बैंक और पेमेंट गेटवेज जो होते हैं, उन्हें भी इन गेम से जुड़े किसी भी तरह के पेमेंट को प्रोसेस करने से रोक दिया गया है। अच्छा। यानी पैसा लगाना या निकालना दोनों मुश्किल। बिल्कुल, एक तरह से पूरी व्यवस्था को ही ब्लॉक करने की कोशिश है। वाकई ये तो चौतरफा रोक है। लेकिन फिर वही सवाल, इतना कठोर कदम क्यों? सरकार ने क्या वजह बताई इसके पीछे? सरकार ने कई मुख्य कारण गिनाए हैं। सबसे पहला तो है इन गेम्स की कथित लत, कि लोग इसके आदी हो रहे थे। हाँ, एडिक्शन। जी, एडिक्शन। और उससे फिर भारी वित्तीय नुकसान हो रहा था लोगों को, कर्ज में डूब रहे थे। इसके अलावा सामाजिक परेशानियां बढ़ रही थीं, परिवारों में झगड़े वगैरह। और धोखाधड़ी के मामले। हाँ, धोखाधड़ी का खतरा भी एक बड़ा पॉइंट था। और इन सब के चलते लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बातें कही गईं। और वो आंकड़े जो आपने शुरू में बताए, 45 करोड़ लोग प्रभावित और 200 अरब का नुकसान। जी, सरकार ने संसद में यही आंकड़े पेश किए अपनी बात रखने के लिए। अब देखिए, इन आंकड़ों पर बहस हो सकती है कि ये कैसे कैलकुलेट हुए हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ये आंकड़े उस स्केल को दिखाते हैं जिसे सरकार अपनी कार्रवाई का आधार बता रही है। उनका कहना है कि नागरिकों को, खासकर युवाओं को, इन नुकसानों से बचाना जरूरी था। मतलब जन कल्याण को आर्थिक नुकसान से ऊपर रखा गया है, ये तर्क है। हाँ, मोटे तौर पर यही कहा जा रहा है। समझ गया। तो ये तो हुई कानून और उसके कारणों की बात। अब आते हैं इसके असर पर। जाहिर है, खबर आते ही इंडस्ट्री में तो हड़कंप मच गया होगा। हड़कंप से भी ज्यादा आप कह सकती हैं कि एक तरह का भूचाल आ गया है। तो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, गेम्स क्राफ्ट, गेम्स 24x7, विंजो, ये जो बड़े नाम हैं, इनका क्या हुआ? जैसे ये कानून लागू हुआ, इन सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स ने लगभग फौरन ही अपने रियल मनी वाले गेम्स और कॉन्टेस्ट बंद कर दिए। फौरन? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब जिस चीज से उनकी मुख्य कमाई थी वही बंद हो गया। तो उनके लिए तो ये एक तरह से अस्तित्व का सवाल बन गया है। और वो करोड़ों यूजर्स जो रोज खेलते थे, उन पर क्या असर हुआ? उनके पैसे का क्या जो अकाउंट में था? यूजर्स के लिए तो ये एक बड़ा झटका था, जाहिर है।
वो अब ना तो पैसा डाल सकते हैं न ही कैश वाले गेम खेल सकते हैं। हालांकि कंपनियों ने ये जरूर कहा है कि यूजर्स का जो पैसा पहले से अकाउंट में है वो सुरक्षित है, उसे वो निकाल सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ी राहत की बात है। हाँ, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या यूजर्स का भरोसा बना रहेगा? और जब खेलने का मुख्य मजा यानी पैसे जीतने का मौका ही नहीं रहा, तो इन प्लेटफॉर्म्स का भविष्य क्या है? ये भरोसे वाला सवाल बहुत अहम है। सही कहा। तो मतलब लाखों लोग जो इसे शायद टाइम पास, मनोरंजन या थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमाने का जरिया मानते थे, जी, वो अचानक से रुक गए। और जैसा आपने कहा, उन राज्यों में भी जहां पहले इलीगल था। यहीं पर वो गेम ऑफ स्किल वाली बहस आ जाती है ना? बिल्कुल सही। पहले यही तो मुख्य तर्क था। कई राज्यों में कोर्ट ने भी माना था कि फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे गेम्स में दिमाग लगता है, स्किल चाहिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। हाँ, काफी लंबी बहस चली थी इस पर। जी। लेकिन इस नए राष्ट्रीय कानून ने उस पूरी बहस को ही एक तरह से किनारे कर दिया है। अब स्किल हो या चांस, अगर पैसा इन्वॉल्व है ऑनलाइन गेमिंग में, तो वो प्रतिबंधित है। बस पहले की सारी छूटें, नियम सब खत्म। यानी कानूनी व्याख्या का जो आधार था उसे ही बदल दिया। इसकी आर्थिक नतीजे तो फिर बहुत बड़े होंगे। सिर्फ कंपनियों के रेवेन्यू का सवाल नहीं है ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। असर बहुत गहरा और कई परतों वाला है। पहला तो हाँ, कंपनियों का रियल मनी गेमिंग से आने वाला रेवेन्यू लगभग खत्म। दूसरा, नौकरियां। अनुमान है कि इस सेक्टर से करीब 2 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। 2 लाख? जी हाँ, उन नौकरियों पर अब खतरा है। तीसरा, सरकार को खुद टैक्स रेवेन्यू का नुकसान होगा। ये इंडस्ट्री अच्छा खासा टैक्स देती थी। और चौथा, जिसका शायद कम अंदाजा लगाया गया हो, वो है खेल जगत पर असर। जैसे सुनने में आया है कि बीसीसीआई को अपना एक बड़ा स्पॉन्सर ड्रीम 11 खोना पड़ा है। अच्छा, ये तो बड़ी खबर है। जी, इसका असर भारतीय क्रिकेट और शायद दूसरे खेलों की फंडिंग पर भी पड़ेगा आगे चलकर। वाकई ये तो, जैसा कुछ रिपोर्ट्स कह रही थीं, एक नियामक भूकंप ही है। जब इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा था, तो क्या इंडस्ट्री से, मतलब इन कंपनियों से कोई सलाह ली गई थी? उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया बहुत तीखी रही है। उनका मेन पॉइंट यही है कि ये कानून बहुत जल्दबाजी में लाया गया, बिना उनसे ठीक से बात किए। मतलब कंसल्टेशन नहीं हुआ। उनका तो यही आरोप है। कई इंडस्ट्री वाले कह रहे थे कि वो खुद रेगुलेशन चाहते थे, मतलब नियम बने, लेकिन इस तरह का पूरा बैन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनके लिए बिल्कुल अचानक था। तो क्या वो इसे मान लेंगे बस, या कुछ कानूनी चुनौती वगैरह? मानने वाले तो नहीं लग रहे। खबरें आ रही हैं कि कुछ बड़ी कंपनियां तैयारी कर रही हैं इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की। अच्छा, किस आधार पर? वही पुराने तर्क हो सकते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में फर्क नहीं करता, जो सुप्रीम कोर्ट पहले कर चुका है, या फिर व्यापार करने के मौलिक अधिकार का हनन। इस तरह की दलीलें हो सकती हैं। ये कानूनी लड़ाई तो देखने लायक होगी। जी हाँ, और एक विरोधाभास भी है। इंडस्ट्री शायद रेगुलेशन के लिए तैयार थी, पर सरकार ने सीधे बैन लगा दिया। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, या अगर आता भी है, तो तब तक ये कंपनियां क्या करेंगी? क्या ये सच में ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे नामों का अंत है, या कोई और रास्ता है इनके पास? देखिए, भविष्य अनिश्चित तो है, पर शायद अंत कहना जल्दबाजी होगी। कंपनियां जरूर कुछ दूसरे रास्ते तलाश रही होंगी। जैसे कि? एक तो है कि वो पूरी तरह फ्री टू प्ले मॉडल पर चले जाएं, मतलब खेलना मुफ्त हो और कमाई हो विज्ञापनों से या फिर गेम के अंदर कुछ वर्चुअल आइटम्स बेचने से। अच्छा। दूसरा हो सकता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। आप खेलने के लिए महीने का या साल का कुछ पैसा दे, लेकिन कोई नकद इनाम न जीते। फ्री टू प्ले या सब्सक्रिप्शन, पर क्या ये उतने चलेंगे जितने पैसे वाले गेम चलते थे? यूजर्स का इंटरेस्ट बना रहेगा? यही तो $1 मिलियन सवाल है। क्या बिना पैसे जीतने के लालच के लोग उतना ही खेलेंगे? शायद नहीं। तो उन्हें कुछ और भी सोचना होगा। और क्या सोच सकते हैं? हो सकता है वो सामाजिक गेमिंग या एजुकेशनल गेम्स की तरफ जाएं, जहां मनोरंजन के साथ कुछ सीखने को भी मिले। या फिर एक और दिलचस्प संभावना है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स? जी, ध्यान देने वाली बात है कि इसी बिल में ऐसा कहा गया है कि ई स्पोर्ट्स को रियल मनी गेमिंग से अलग माना गया है और उसे शायद बढ़ावा दिया जाएगा। तो हो सकता है कंपनियां अब प्रॉपर ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आयोजित करने पर फोकस करें। अच्छा, ये एक अलग दिशा हो सकती है। हाँ, तो उनका टिके रहना, उनका सर्वाइवल अब इसी पर निर्भर करेगा कि वो कितनी जल्दी और कितने असरदार तरीके से खुद को बदलते हैं बिना कैश प्राइज वाले मॉडल में।
यानी उन्हें अपना पूरा बिजनेस मॉडल ही बदलना पड़ेगा एक तरह से। बिल्कुल रीइन्वेंट करना पड़ेगा। और ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए आसान नहीं होता, खासकर जब बदलाव इतना अचानक और इतना बड़ा हो। सही कहा। इसके अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक तरह की केस स्टडी है कि कैसे एक फलता फूलता डिजिटल सेक्टर अचानक आए बड़े रेगुलेटरी बदलावों से जूझता है। अब इनोवेशन और अडेप्ट करने की क्षमता ही उनकी कुंजी होगी। दुनिया में अलग अलग देशों ने इसे अलग अलग तरीके से रेगुलेट किया है, पर भारत का ये कदम, ये राष्ट्रव्यापी पूर्ण प्रतिबंध काफी यूनिक और सख्त है। इसके नतीजे भी उतने ही गहरे होंगे। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं वो ये हैं। भारत सरकार ने सामाजिक और वित्तीय चिंताओं का हवाला देकर ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर देशव्यापी बैन लगा दिया है। जी। इसका असर ड्रीम 11 जैसी कंपनियों और करोड़ों यूजर्स पर तुरंत और बहुत गहरा पड़ा है। बिल्कुल। और इंडस्ट्री का भविष्य अभी अनिश्चित है। उन्हें बने रहने के लिए अपने बिजनेस मॉडल में बड़े बुनियादी बदलाव करने होंगे। हाँ, ये वाकई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के एक अहम हिस्से के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और ये स्थिति सरकार के जो घोषित लक्ष्य हैं, नागरिकों की सुरक्षा और इसके जो अनचाहे आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, जैसे नौकरियां जाना, रेवेन्यू लॉस, निवेश का नुकसान, हाँ, इन दोनों के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन बनाने की चुनौती भी खड़ी करती है। अब देखना होगा कि ये संतुलन आगे कैसे साधा जाता है। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, एक विचार जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं वो क्या है? कि देखिए, जिस बड़े पैमाने पर ये बाजार चल रहा था, करोड़ों यूजर्स थे, अरबों का लेन देन था, मांग तो थी, तो क्या इस तरह के सख्त बैन के बाद एक खतरा नहीं है कि ये सब अंडरग्राउंड चला जाए, एक अनियमित गैर कानूनी बाजार खड़ा हो जाए? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। मांग तो शायद रातों रात खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। तो इस पर नजर रखना होगी कि कहीं इस कदम का नतीजा ये ना हो कि समस्या सतह से हटकर और गहरी और छिप जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य में मिलेगा, पर सोचना जरूरी है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।